हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब लुसेंट समान ज्ञान का जो न्यू बुक आया है उससे रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुल 15 टॉपिक को पढ़ना है, जिनमें से हम 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। यदि आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप सब वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब टॉपिक नंबर 4 से शुरू करते हैं और टॉपिक नंबर 4 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहले तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से हम क्या समझते हैं इसको समझ लेते हैं। तो समान गुण वाले तत्व को एक साथ रखना ही तत्व का आवर्त वर्गीकरण कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण के बारे में दिया गया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। और मेंडलीव अपना आवर्त नियम 1869 ईस्वी में दिए थे, इसको आप सब याद रखिएगा। और उसके बाद मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे, इसको भी याद रखिएगा। और 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, यानी कि मेंडलीव अपने आवर्त नियम के आधार पर 9 वर्ग बनाए और 7 आवर्त बनाए थे। और उसके बाद है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, इसको भी आप सब याद रखिए। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार क्या होते हैं, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यानी कि मेंडलीव जो तत्व का वर्गीकरण किए थे परमाणु भार के आधार पर किए थे। उसके बाद मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, तो यह भी लिख लिया है इस यहाँ पर। और उसके बाद है मेंडलीव ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। फिर से इस लाइन को एक बार पढ़ लेते हैं। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। उसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो पहला है हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। और दूसरा है समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर और हाइड्रागिरम, जिसको अपना सब पारा भी बोलते हैं। अर्जेंटम यानी कि चांदी और टीआई टाइटेनियम और रम और प्लेटिनम तथा बीए और पीबी। और उसके बाद उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया। उसके बाद है समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं रखा गया था। उसके बाद है 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। और उसके बाद मेंडलीव से पूर्व डोबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। तो मेंडलीव से पहले यानी सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास डोबेराइनर किए थे, उसके बाद न्यूलैंड्स किए। डोबेराइनर के त्रिक 1817 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फ गांग डोबेराइनर ने 3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। तो डोबेराइनर अपना त्रिक नियम कब दिया था, 1817 ईस्वी में, और जर्मन के वैज्ञानिक थे, इसको भी आप सब याद रखिएगा। और उसके बाद है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो 1865 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्हें इसे अष्टक का सिद्धांत दिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा अष्टक का सिद्धांत, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। और कितने ईस्वी में, 1865-66 ईस्वी में दिए थे। और न्यूलैंड्स यानी कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड्स कहाँ के वैज्ञानिक थे, प्रश्न आएगा तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और उसके बाद
अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था और न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और मेंडलीव के समय 63 तत्व विद्यमान थे और उसके बाद तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए। अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत असफल रहा। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 ईस्वी के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं और यहाँ पर सर्वप्रथम मोसले क्या किए, तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बांटने का प्रयास किए। और उसके बाद यहाँ पर है गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो यहाँ से बहुत प्रश्न आते रहते हैं, इसको आप सब अच्छा से देख लीजिए। तो यहाँ पर है परमाणु का कार्य, यानी कि किसी भी वर्ग में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें कुल 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। तो किसी भी यानी आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, परमाणु का आकार क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो एक बार आप सब आवर्त सारणी को देख लीजिए। यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी है और इसमें कुल कितने वर्ग है, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। तो इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और उसके बाद विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यानी कि आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता गुण क्या होती है, बढ़ता है। और उसके बाद आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति यह सब घटती है। तो एक साथ इसको याद रखिए। उसके बाद किसी भी आवर्त सारणी में यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर जो बढ़ता है तो यहाँ पर घटता है हो जाएगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता घटती है। और उसके बाद आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होती है, बढ़ती है। तो इसको आप सब अच्छा से एक बार देख लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो आइए आवर्त सारणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या पूछेगा तो 18 हो जाएगा। और आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहा जाता है और वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। और उसके बाद इधर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। और उसके बाद है आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 11 गैस हैं। और उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल परमाणु संख्या, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। और दोनों लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में कुल 14 तत्व है। उसके बाद नोट पॉइंट है दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क,
ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर मैन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों या भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है और उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा क्रम पर हो जाएगा? चीन प्रथम स्थान पर, ब्राज़ील सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड और भारत का स्थान चौथा स्थान पर हो जाएगा। और उसके बाद आयनन विभव, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है, उसको आयनन विभव कहा जाता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में है, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। और उसके बाद वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, यानी कि वर्ग 7a का अर्थ हुआ 17। वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। और उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता के बारे में है, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे इलेक्ट्रॉन यानी उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और उसके बाद निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 4a के तत्व यानी कि वर्ग 4a कहने का अर्थ यानी कि वर्ग 14 के तत्वों का गलनांक उच्चतम होती है। वर्ग 14 के तत्वों का गलनांक क्या होती है? उच्चतम होती है। उसके बाद आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हेलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक के क्षार धातुएं उत्कृष्ट गैस द्वारा अलग होती है। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होता है रासायनिक बंधन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से रासायनिक बंधन स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि रासायनिक बंधन पांचवा टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन जिसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहा जाता है, सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, उप सहसंयोजी बंधन यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले वैद्युत संयोजी बंधन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैद्युत संयोजी बंधन, जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन की बीच अभिक्रिया होती है, तो सोडियम क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, फलस्वरूप NaCl प्राप्त होती है। और वैद्युत संयोजी बंधन के फलस्वरूप बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक के गुण, पहला गुणधर्म है आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होती है। वह घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे जल। और दूसरा है द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होती है? आयनिक यौगिक का उच्च होते हैं। तीसरा है जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। और चौथा है आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। नोट पॉइंट लिखल है यहाँ पर है, जालक ऊर्जा किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा है सहसंयोजी बंधन के बारे में, जब दो सदृश या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। यानी इसमें क्या होती है? सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? साझेदारी होती है, यानी कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होती है उसका क्या होती है? इसमें साझेदारी होती है। उसके बाद है सहसंयोजी यौगिक के गुणधर्म के बारे में। सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं। वह त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक कैसा समावयवता प्रदर्शित करती है? त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करती है। उसके बाद है सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं न कि आयनिक रूप में, इस कारण यह घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि सहसंयोजी यौगिक क्या होती है? विद्युत के कुचालक होती है। और तीसरा है ताप दाब की समान अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील, द्रव एवं
मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। और चौथा है इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होती है। और पांचवा है ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील, किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः क्या होती है, घुलनशील होती है। और अगला पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति। पहला पॉइंट है जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच यानी बंधन जो होते आयनिक होगा। यानी कि जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच कैसा बंधन बनेगा, आयनिक बंधन बनेगा। और जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन होगा। और उसके बाद यहाँ पर उप सहसंयोजी बंधन के बारे में, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उप सहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है यानी कि ग्रहण करता है उसे स्वीकारक यानी कि एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे H2SO4 के निर्माण में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी के बारे में है। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे ही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः दो जोड़ा एवं एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, निर्जन जोड़ी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जल के निर्माण में ऑक्सीजन के दो जोड़ी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, और यहाँ पर अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। तो इसमें दो जोड़ी है, इसमें एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड में आयनी सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी आबंध होते हैं। अमोनियम क्लोराइड में तीनों तरह के आबंध होते हैं, आयनी भी होती है और उसका सहसंयोजी भी होती है और उप सहसंयोजी आबंध भी होते हैं। तो इसको आप सब याद रखिए। और उसके बाद है हाइड्रोजन बंध के बारे में। HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF जल NH3, और इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड कहा जाता है आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन के युग्म थोड़ा F की ओर खींच जाता है, फलतः F परमाणु पर थोड़ी ऋण आवेश डेल्टा माइनस एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश डेल्टा प्लस आ जाता है। अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। उसके बाद बंधन ऊर्जा का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा किसकी होती है, त्रिबंधन में होती है, और एकल बंधन से ज़्यादा द्विबंधन उससे ज़्यादा क्या होती है, त्रिबंधन की होती है बंधन ऊर्जा। उसके बाद बंध दूरी का क्रम, एकल बंधन का क्या होता है, ज़्यादा होती है, और द्विबंधन का कम होती है, त्रिबंधन का उससे भी कम होती है। बंधों की क्रियाशीलता त्रिबंधन की सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद यह आकर्षण दो HF परमाणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड में है, और उसके बाद H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होती है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होती है, हाइड्रोजन बंधन नहीं होती है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में पाए जाते हैं। और उसके बाद सिग्मा बंध के बारे में है। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। और यहाँ पर संस्करण के बारे में है। तो sp संस्करण यह रेखित आकृति का होता है, और sp2 संस्करण
यह त्रिकोणी आकृति का होता है। sp3 संस्करण यह त्रिकोणी पिरामिड आकृति का होता है। और उसके बाद sp3d संस्करण यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। sp3d2 संस्करण यह अष्टफलकीय आकृति का होता है। sp3d3 संस्करण यह पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। उसके बाद पैबंद के बारे में है, जब दो परमाणुविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पै बंधन कहा जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक कौन स्टार्ट होता है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। टॉपिक नंबर 6 है। ऑक्सीकरण के बारे में विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसको इजी भाषा में समझते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीजन के परमाणु में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन के परमाणु में कमी भी ऑक्सीकरण कहलाते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के परमाणु में वृद्धि को ऑक्सीकरण बोलेंगे और हाइड्रोजन के परमाणु में कमी को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर C+O2 CO2 बनता है तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। और यहाँ पर सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण है। Fe प्लस प्लस यानी कि Fe प्लस 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 इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है, क्योंकि इसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ रहा है या धन आवेश का बढ़ना, इसमें धन आवेश बढ़ चुका है इसलिए अभी ऑक्सीकरण है। और उसके बाद यहाँ पर है अवकरण, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। इसको तो इजी वे में समझते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना क्या होती है, अवकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर H2 प्लस Cl2 क्या होती है, HCl होती है, तो यहाँ पे किसकी वृद्धि होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ये इसीलिए अवकरण अभिक्रिया है। और यहाँ पर Cl2 का अवकरण हो रहा है। और यहाँ पर उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया करने के बाद क्या होती है, कॉपर और जल अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। और यहाँ पर किसकी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन की भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर यह इसको हम बोल सकते हैं अवकरण, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। तो दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा है इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। और उसके बाद अवकारक के बारे में है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। और कुछ प्रमुख अवकारक के बारे में है H2CO, H2S, SO2C, SnCl2। तो अवकारक के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए ऑक्सीकारक और अवकारक को समझ लेते हैं। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। तो इसको पकड़िए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, अवकारक बोलते हैं। यहाँ पर उल्टा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अवकारक बोलेंगे। तो इस एग्जाम्पल को समझिए आप सब। यहाँ पर CuO प्लस H2 क्या बनाता है, Cu प्लस H2O बनाता है। यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसी इसका मतलब क्या होता है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो H2 का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकारक यानी कि सॉरी ऑक्सीकारक नहीं अवकारक हो जाएगा। जिसका ऑक्सीकरण होता है वहीं क्या होता है, अवकारक होता है। तो यहाँ पर H2 जो हो जाएगा अवकारक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन हट जाता है तो इसका मतलब CuO का क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और जिसका अपचयन होता है वहीं क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। इसलिए CuO क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसका तो ऑक्सीकारक के बारे में, जिस पदार्थ का अवकरण होता है
अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक O2, O3, H2O2, HNO3, KMnO4 यानी कि इसको पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा जाता है, और K2Cr2O7। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। इसको आप सब याद रखिए, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? फ्लोरीन है। और उसके बाद ऑक्सीकारक एवं अपकारकों दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों जैसा बिहेव करने वाले पदार्थ कौन कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस अम्ल आदि। ये सब ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों जैसा बिहेव करता है। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या के बारे में है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में, तो यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है और मैग्नीज का निकालना है तो इसको X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का क्या होता है? किसी यौगिक में -2 होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो गुना होने के बाद कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और इस सबको 0 के बराबर कर देते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद ये X का मान कितना आएगा? 7, जो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या है। अतः KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाती है? 1 होती है। और उसके बाद तत्वों में स्वतंत्र या संयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में स्थित आवेश का मान है, जैसे सोडियम प्लस आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। और उसके बाद है सभी क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या 1, सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2, एल्युमिनियम की उसके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +3 मानी जाती है। तो इसको भी आप सब याद रखिए। और उसके बाद यहाँ पर अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? -2 होती है। इसके 2 अपवाद है, पराऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड। पराऑक्साइड जैसे H2O2, NO2, O2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीकरण संख्या -1 है, में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीकरण संख्या कितना है? -1 है। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इसके 2 अपवाद है, पराऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। पराऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, RbO2 में प्रत्येक ऑक्सीकरण परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या -12 है। यह दूसरा पॉइंट है, यह अपवाद बहुत दुर्लभ है, जिसमें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी कि OF2 तथा डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 जैसे यौगिकों में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्रमशः +2 तथा +1 है। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसको भी याद रखिए अपना सब। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यौगिकों में हैलाइड आयनों के अन्य हेलोजन Cl, Br तथा I यानी कि आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। उदाहरण के तौर पर ऑक्सी अम्लों तथा ऑक्सी एनायनों में। उसके बाद है यौगिकों में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकारक संख्याओं का बीजीय योग क्या होती है? 0 होती है। बहुपरमाणुक आयनों में इनके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। और इस तरह CO3 का हॉल 2- में तीनों ऑक्सीजन तथा एक कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग -2 ही होता है। और उसके बाद है किसी तत्व के परमाणु की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या आवर्त सारणी में आवर्त में समानतः बढ़ती जाती है। तीसरे आवर्त में ऑक्सीकरण संख्या 1 से 7 तक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उसके बाद यह नोट पॉइंट यहाँ पर है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक +2 होती है।
और उसके बाद ऑक्सीकारक के बारे में, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दे उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। अवकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा दे उसे क्या बोलते हैं? अवकारक कहते हैं। इन्हें रिडक्टेंट भी कहते हैं, यानी कि अवकारक को रिडक्टेंट भी कहा जाता है। उसके बाद है ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और उसके बाद अवकरण के बारे में, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अवकरण कहते हैं। और उसके बाद है 7वां टॉपिक अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में। तो अम्ल के बारे में है, अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ब्रोनस्टेड एवं लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रदान करने की, यानी प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। किसके अनुसार? तो ब्रोनस्टेड और लोरी सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और उसके बाद अम्लों के उपयोग के बारे में, खाने के काम में जैसे खट्टे दूध, लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार, एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर व अन्य पेय, कार्बोनिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, सेब मेलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। HNO3 का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रखिए। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस अम्ल का? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। और उसके बाद कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में है, तो सबसे ज़्यादा प्रबलता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है, उससे कम नाइट्रिक अम्ल की, उससे कम सल्फ्यूरिक अम्ल और उससे कम जो होती है किसकी होती है? तो एसिटिक अम्ल की हो जाती है। और उसके बाद है अम्लराज के बारे में। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होती है। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होती है? ताज़ा मिश्रण होती है। कितना में? 3:1 में। 3:1 में क्या होती है? तो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और फिर नाइट्रिक अम्ल, और अनुपात में 3:1। इसको अच्छा से याद रखना है। तो यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एक खनिज अम्ल है, तो इसको भी आप सब याद रखिए। और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है। तो दोनों लाइन को आपसे याद रखिए। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच क्या होती है? घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है और इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है। उसके बाद है अमाशयी ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और उसका चींटी के काटने पर त्वचा में फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट हो जाती है। उसके बाद है इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर नम बेकिंग सोडा लगाया जाता है। और उसके बाद है एंथोनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसलिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक जिसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद भस्म के बारे में है, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है उसको भस्म कहते हैं।
ब्रांस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। और लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो उसको भी क्या बोलते हैं, भस्म कहा जाता है। और उसके बाद भस्म दो प्रकार के होते हैं, जल में विलय भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है, यानी कि जल में विलय भस्म को क्षार कहा जाता है। और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, भस्म का एग्जाम्पल है। जल में अविलय भस्म, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड, उसके बाद Fe2O3, ये सब जो है जल में अविलय भस्म का एग्जाम्पल है। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी बनाने में। और उसके बाद कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करते हैं, तो इसको आप सब याद रखिए। और उसके बाद लवण के बारे में, लवण अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरिक अम्ल के साथ है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया जाता है, तो NaCl जो क्या है कि लवण है और जल प्राप्त होती है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख लवणों का उपयोग, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का उपयोग, खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट एक लवण है, तो इसको भी आप सब याद रखिए। उसके बाद धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, यह भी एक क्या है, लवण है। कपड़ा धोने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद pH स्केल के बारे में है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। और pH बराबर होता है -log H+ आयन होती है, इसको भी आप याद रखिए, pH बराबर -log H+ आयन होती है। अर्थात विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्या होता है, क्षारीय होती है। और pH 7 होने पर वह विलयन उदासीन होती है। सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में pH स्केल दिया था, इसको भी आप सब याद रखिए। और कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान के बारे में दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब अच्छा से याद कर लीजिए। समुद्री जल का pH मान कितना होती है, तो समुद्री जल का pH मान 8.4 होती है, रक्त का 7.4 होती है, और लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2 होती है। और उसके बाद बोल देते मानव शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और उसके बाद pH परिवर्तन के कारण दांत क्षय, मुंह के pH मान जब 5.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो दांत खराब होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है।